किस्त नंबर 42। ताजेब किस्त नंबर 42। अब नवाज शाह खूबसूरत आदमी थे, शान शौकत तो वैसे भी देखने के काबिल थी, और सच्ची बात यह कि हीरा मंडी में जो दिलवालियाँ थीं, इनमें से कुछ ने कितनी बार इनकी आरजू की थी, लेकिन जानती थी कि इन तिलों में तेल नहीं है। रोब और दबदबा ही ऐसा बैठा हुआ था कि दिल की बात दिल में छुपा कर रह गई थी। वैसे भी शाहजी का रवैया इन सब के साथ मुशफ़िकाना होता था। ऐसा आदमी इस तरह के जाल में नहीं फंसता, ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट निगाहों के सामने थी। बहरहाल अब जरा चेहरे में फीकापन पैदा हो गया था, और ख़ास तौर से इनके हवाले इस फीकेपन को महसूस करते थे। नूर शाह, दिलबर खान, फजल खान और शुमाल खान ऐसा लगता था जैसे रब नवाज शाह के बदन के मुख्तलिफ हिस्से हों, इनकी एक एक कैफियत से वाकिफ़। शुमाल खान ने पूछ ही डाला, शाह जी, आपका जो रवैया हमारे साथ, हम जानते हैं कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अल्लाह के फजल से आप हमें इज़्ज़त भी देते और मोहब्बत भी। शाह जी, आप बहुत परेशान हैं आजकल, संभालिए अपने आप को। देखिए, अल्लाह प्रथम सब शाकिर है, अगर वो ज़िंदा है तो ज़रूर मिल जाएगा, वरना अल्लाह के हुक्म और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब्र करना होगा। जानता हूँ शुमाल खान, कुछ और भी उलझने हैं। अल्लाह नवाज शाह साहिब को सारी हकीकतें मालूम हो गई है। उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और हमारे ऊपर से सारे केस वगैरह ख़त्म करा दिए। बात तो बेइज्जती की थी, लेकिन हमने जो कुछ किया था वो भी ज़ुबान की बात थी। जो कहा था वो कर दिखाया। वैसे एक बार जिसका एहसास होता है, अल्लाह नवाज शाह ने जो कुछ किया वो हमारे साथ ज़्यादती बेशक थी। हमें उन हकीकतों से नावाकिफ़ रखा, वो दुनिया हमारे बारे में जान गई, लेकिन बहरहाल बाप है हमारे, कभी कभी दिल दुखता इनके लिए। वो से ख्यालात जमा हो गए। चलिए शाह जी, कहीं घूम आए। कहाँ चले? लाहौर बहुत दिलकश और वसी जगह है। चुनांचे रब नवाज शाह तैयार हो गए। फिर दादा साहिब की नगरी में पहुंच के खलकत का हजूम देखने के काबिल होता था। इस वक्त भी खूब रश था। शाह जी के अजीब सी कैफियत के शिकार थे। फातह खानी की इसके बाद मध्यम मध्यम आवाज में कहने लगे, इधर तो वो ये दुआ मांग रहे थे, कुछ फासले पर अल्लाह नवाज शाह खड़े हुए रब नवाज शाह को देख रहे थे। पूरा बदन पसीने से तर हो गया था, आंखों में अजीब सी कैफियत थी। मास्टर शेर अली ने देख लिया। अल्लाह नवाज के बाजू पर हाथ रखते हुए बोले, संभालिए खुद को, आइए देखते हैं। मास्टर शेर अली आगे बढ़े तो अल्लाह नवाज ने इनका हाथ पकड़ लिया। अब इसके उस्ताद मुझे मालूम है, इससे बात न करें। अब नवाज शाह ने फातह खानी की दुआएं मांगी। उसके बाद अफसुर्दा से वापस चल पड़े, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि इनका पीछा किया जा रहा है। आखिरकार डेरे पर पहुंच गए। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि डेरे पर पहुंचते हुए कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अफजल खान ने दरवाज़ा खोला। एक लम्हे के अंदर अंदर अल्लाह नवाज को पहचान कर वो साकित हो गया। मास्टर शेर अली ने कहा, पहचानते हो इन्हें? अगर पहचानते हो तो उल्लू की तरह मुंह उठाए खड़े क्यों हो? हटो, रास्ता दो। ये आवाज़ इत्तेफाक से रब नवाज शाह ने सुन ली। शुमाल खान उनके पास मौजूद था। एकदम से बोले, मास्टर शेर अली की आवाज़ है। लेकिन इस दौरान मास्टर शेर अली अफजल खान को रास्ते से हटाकर अल्लाह नवाज के साथ अंदर आ गए थे। मास्टर शेर अली के साथ बाप को भी देखा और एहतराम के अंदाज में खड़े हो गए, गर्दन झुका ली। अल्लाह नवाज शाह इनके करीब पहुंच गए। फिर उन्होंने रस्सी आवाज़ में कहा, गले लगाने की इजाज़त है बेटे। इस आवाज़ में बड़ा दर्द, बड़ा सोच था। शाह जी आगे बढ़कर कदमों में सर झुका दिया। अल्लाह नवाज शाह ने सीने से भींच कर बोले, नहीं, एक गुनाहगार को ये मकाम मत दो। हकीकत तो एक गुनाह किया ही नहीं था। अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बड़े एहतराम और एहतमाम के साथ उसने एक बख्श से निकाह किया। दिल माइल हो गए इसकी जानिब। बड़े हंगामे हुए। तो ऐफे भला अपनी औलाद को कहाँ छोड़ती हैं? न जाने कैसे कैसे जतन करने के बाद निकाह किया। बेटे, कोई और गुनाह नहीं किया हमने। बुजुर्गों ने तस्लीम कर लिया। तुम औलाद होकर तस्लीम ना करो तो दूसरी बात है। शाह जी कुछ नहीं बोले। अल्लाह नवाज ने कहा, यहाँ क्यों आ गए? पहली बार शाह जी ने निगाहें उठा के किधर देखो और बोले, असल में अब्बा जान, हमारा एहसास पारा पारा हो गया था। सारी ज़िंदगी सर उठाकर जिए के देखने वाले कभी भरपूर निगाह से देख न सके। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि आखिरकार हर गुरूर की एक सज़ा मुकर्रर होती है। एक तो वाइफजादे की हैसियत से अपने बारे में सुनकर हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हम इसे आपका कसूर करार नहीं देते। आप यकीन करें, आपसे नाराज़ नहीं हैं हम, बस अपनी तकदीर से शाकी हैं। हम जानते हैं कि आपने हमारी गुलू खलासी कराई है स्कूल की कीमत अदा करके। ये कीमत हम भी अदा कर सकते थे, लेकिन आपका मकाम नहीं ला सकते थे। अब्बा हुजूर, आपका उतना ही एहतराम करते हैं। आपको वाकई हमारी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, हम शर्मसार हैं, लेकिन हमें अपनी तकदीर से लड़ने दीजिए। जो कुछ आपने किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर परवान भी तो चलाया है। कोई दूसरा ऐसा भी नहीं कर सकता। पर देखिए, इसके बाद हमसे कुछ न कहिए। एक नकम्मा और आवारा आदमी समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। घर नहीं चलोगे? नहीं अब्बा जान, हमने जो मकाम अपनाना था वो हासिल कर लिया। खाक वहीं तक पहुँच चुकी है जहाँ का खमीर था। हम ख्वाहिशमंद हैं इस बात के कि आप हमें मजबूर ना करें। अबे बहुत ज़्यादा मंतकी मत बन।
मास्टर शेर अली ने कहा और अब नवाज शाह हंसने लगे। ये लहजा भी हमारे लिए बहुत कीमती है, मगर अब्बाजान जानते हैं कि हम जो फैसला कर लेते हैं बदलना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह। नवाज शाह थोड़ी देर तक बेटे को देखते हुए बोले, तो मैं जाऊँ? खुदा की कसम, अगर आप अपनी मर्जी को दोहराना चाहें तो यह हमारे पास बैठिए, हम आपकी खातिर में अदालत करेंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक बार फिर किसी कोठे पर आए हैं। जब नवाज के दिल में न जाने क्या आई थी कि उन्होंने अल्फाज कहे, अच्छा खुदा हाफिज़। अल्लाह नवाज ने कहा और मास्टर शेर अली को इशारा करके बोले, अब मास्टर शेर अली, मेरा बेटा है वो, फ़ख्र करता हूँ मैं इस पर के इतना ही ठोस किरदार का इंसान है। शमशीरा बेगम लाख तवाइफ सही, मगर इनके जिस्म की बनावट भी आम इंसानों की तरह ही थी। सीने में धड़कता और दिल में जज्बात भी थे, लेकिन कभी कभी शमशीरा बेगम के चेहरे से माँ भी झलकने लगती थी। कौसर जहाँ इनकी औलाद थी और बड़ी हैसियत रखती थी इनके लिए, चुनांचे तन्हाइयों में अक्सर याद आ जाती थी और शमशीरा बेगम की आंखें आंसू बहाने लगती। इस वक्त इनकी दिल की धड़कनें ममता का रूप इख्तियार कर लेती थी। चुपके रोती थी और कौसर जहाँ को याद करने लगती थी। कभी अपने माहौल का ख्याल भी आ जाता, मगर क्या करती, जिस माहौल की पली हुई थी उसे बदलना तो उनके बस की बात नहीं थी। कैसे शरीफजादी बनाकर शरीफों के हाथ तक पहुँचा दिया जाता, ये एक नामुमकिन अमल था। बहुत से वाक़यात निगाहों के सामने थे। शरीफजादे यहाँ भटक कर आ जाते और फिर शदीद मोहब्बतों का इजहार करके तवाइफों को अपने घर ले जाते, लेकिन बाद में वो तवाइफें किसी टीबी अस्पताल में खून थूकती नजर आती थी। अहले खाना इन्हें कबूल नहीं करते थे। ये सदियों की दास्तानें थी जो सीना बसीना मुंतकिल होती रही हैं। कौसर जहाँ को भी भला एक शरीफजादा कैसे अपनाया जा सकता था जो तकदीर लेकर पैदा हुई थी, इसमें तरमीम कहाँ मुमकिन थी। और फिर सही मायनों में वो शमशीरा बेगम के कोठे की सही रौनक थी। बहुत याद करने लगी थी इन दिनों, पुराने शनासा आ जाते थे। फिर उस दिन मिर्ज़ा हयात बेग ने तो बिल्कुल ही दिल बुझा दिया था। मिर्ज़ा हयात बेग और शेर क़यामत अली दोनों ही आए थे। ग़ज़ाल और शबाना सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ थी। गाना भी सीखा था, ज़्यादा मेहनत की थी। रक़्स तो जानती ही थी, रंग जमाने की कोशिश करती। नए लोगों पर तो रंग जम जाता, लेकिन पुराने लोग जो सिर्फ कौसर जहाँ की आवाज़ सुनाया करते थे, जब यहाँ आते तो मुँह बनाते वापस जाते। मिर्ज़ा हयात बेग ने बहुत दिन के बाद आए थे और गालिबन इन्हें मालूम नहीं था कि कौसर जहाँ अब यहाँ नहीं होती। शमशीरा बेगम ने मामूल के मुताबिक खूबसूरत लफ्ज़ों से इनका इस्तकबाल किया और हयात बेग ने शमशीरा बेगम को फूलों का गुलदस्ता पेश कर बोले, सच बात यह शमशीरा बेगम के पिछले दिनों बहुत मसरूफ़ रहे, लेकिन आप लोग याद आते रहे। अब जैसे ही फुर्सत मिली रस्सियाँ तुड़वा कर भागे अपनी कौसर जहाँ की आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। शेख साहिब करीबी बैठे हुए थे। इन्हें कौसर जहाँ की गुमशुदगी का इल्म था। जल्दी से बोले, चिड़िया उड़ गई बेग साहिब, जिस शाख पर आशियाना था वो शाख ही टूट गई। क्या मतलब? कौसर जहाँ अब यहाँ नहीं होती? अरे क्यों? वो तो शमशीरा बेगम की बेटी थी, कहाँ चली गई? कोई और कोठा आबाद कर लिया इसने? नहीं, घर छोड़कर भाग गई अपनी बच्ची को लेकर। हैं? हयात बेग का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। शमशीरा बेगम का चेहरा सुत गया था। पिछले दिनों वैसे भी कौसर जहाँ को बहुत याद करती रही थी। हयात बेग के अल्फाज से बहुत गमज़दा हो गई। हयात बेग ने शमशीरा बेगम को देखते हुए कहा, शमशीरा बेगम ये क्या हुआ और कैसे हुआ? बस क्या करें हयात साहिब, तकदीर काली हो गई। चली गई अपने मुकद्दर बनाने के लिए बेवकूफ़, मगर जानती नहीं कि तवाइफों का मुकद्दर तो एक ही होता है। आएगी किस दिन खून थूकती हुई इस घर में। दुख तो ये होता कि मासूम बच्ची को भी साथ ले गई, न जाने कहाँ भटक रही होगी कमबख्त। ये तो वाकई बड़ी बुरी सुनाई तुमने। फिर अब कोठे का कारोबार कैसे चल रहा है? बस अल्लाह के करम में मिर्ज़ा साहिब बच्चियों ने संभाला हुआ है। भाई कुछ समझ में नहीं आई बात। खैर शबाना और गज़ाला ने अपना काम शुरू कर दिया। शबाना ने तान पूरा संभाला, गज़ाला रक्स करने लगी। हयात बेग और शेख साहिब बैठे इन दोनों को देखते रहे। कुछ देर के बाद हयात बेग उठते बोले, ये कुछ हकीर सी रकम है, आपके लायक से चलते हैं। अब बच्चियों को गाना कुछ पसंद नहीं आया। देखो शमशीरा बेगम, अब ये भी सवाल करने का है, कहाँ कौसर जहाँ और कहाँ ये बच्चियाँ? खैर कोई बात नहीं। शमशीरा बेगम बुरी तरह बददिल हो गई थी, बहुत अफसरदा थी। मुजरा ख़त्म हो गया और अपने अपने कमरे में आ बैठी। रोशनी बुझ गई। रात को न जाने कब तक जागती रही। इस रात ममता बहुत तड़पी थी। बहुत याद किया था उन्होंने कौसर जहाँ को। वो न जाने क्या क्या सोचती रही थी। दूसरी सुबह बुखार हो गया, सर में शदीद दर्द था। बहुत देर तक बाहर ना निकली तो लोगों को तशवीश हुई। हाजुर गुलाम शाह दोनों ही कमरे में पहुँच गए। इन दोनों में गाड़ी छिन रही थी। शमशीरा बेगम की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आया था। ऐश कर रहे थे। वैसे भी सस्ता दौर था, जो कुछ भी था इसने इन्हें रईस बना रखा था। शमशीरा बेगम भी कुछ ना कुछ इन्हें देती रहती थी। गुलाम शाह ने कहा, क्या बात है शमशीरा बेगम, ये बुखार कैसे आ गया? शमशीर फूट फूट कर रो पड़ी थी। हाजुर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शमशीरा बेगम तुम जानती हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, लेकिन तुमने हमें, छोड़ो हाजुर उन बातों में क्या रखा हुआ है, कलेजा निकल गया हमारा। क्या कहें क्या ना कहें समझ में नहीं आता। कौसर जहाँ चली गई, गाती ना गाती ये इसकी मर्जी थी।
مجرا کرتی نہ کرتی مگر سامنے تو ہوتی نگاہوں کے، کہیں کسی ظالم کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ تم نے حیات بیگ اور شیخ صاحب کی باتیں سنی تھی۔ سچ بات یہ کہ لڑکیاں تو صدا کی ناکامیاں ہیں، کبھی کچھ کر کے نہ دیا۔ بھلا ان میں سے کون کوثر جہاں کی جگہ سنبھال سکتی ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح اپنے آپ کو بیمار ڈال لو گی تو کیا ہوگا؟ نہیں بس نہ جانے کیوں کبھی کبھی بری طرح یاد آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اب کیا فائدہ اس چکر میں پڑنے کا؟ ہائے کوئی نہیں اس دنیا میں جو میری کوثر جہاں اور تسنیم کو تلاش کر کے لے آئے، اللہ ہی بہتر کرے گا، کیا کیا جائے؟ ویسے تمہارا کیا خیال ہے غلام شاہ؟ ان لڑکیوں میں سے کسی کو ڈھنگ نہیں آ سکتا، سمجھاؤ انہیں زیادہ محنت کریں، آخر وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹیاں ہیں۔ کیا سمجھاؤ ان گھوڑیوں کو، اچھلنے کودنے سے فرصت نہیں ملتی۔ کبھی کبھی غزالہ اس طرح رقص کرتے کہ دل چاہتا کہ کسی درخت کا بکا لے کر اس کی اچھی طرح پٹائی کر دوں۔ شبانہ اچھا خاصا گا رہی ہوتی ہے مگر کبھی کبھی پھٹا ہوا بانس بن جاتی ہے۔ دونوں لڑکے اتفاق سے اندر کمرے میں داخل ہوئی، ماں کی بات سے سنی اور دونوں کا پارا چڑھ گیا۔ ماں کی بیماری کا تو خیر پتہ نہیں تھا۔ شبانہ نے منہ بنا کر کہا، ہماری برائیاں ہو رہی ہیں اماں؟ برائیوں کی بچی، میں کہہ دوں تمہیں کبھی مجرے کا سلیقہ آئے گا یا نہیں؟ گھوڑے کی طرح چھلانگیں لگاتی ہو، پھٹے بانس کی طرح گاتی ہو۔ میں کہہ جس کوٹھے کا ستیہ ناس مارنے پر کیوں تل گئی ہو تم؟ تماش بینوں کی تعداد ویسے بھی کتنی کم ہو گئی ہے، اور پھر بے پرواہی نے انہیں ان حالات میں خراب کر دیے ہیں۔ اتنی محنت تو کر رہے ہیں اماں، اور کیا مر جائیں تمہارے لیے؟ ہاں یہی تو محنت ہوتی ہے۔ میں کہتے کہ تم خود ہی اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتی؟ غور ہی تو کرتے ہیں، غور کر کے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کتنی محنت کر لیں۔ تمہارا منہ کبھی بھرا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے اب مجھ سے لڑنے بیٹھ جاؤ۔ میں کہتی ہوں تم لوگ محنت کیوں نہیں کرتی؟ بس اس سے زیادہ محنت نہیں ہوتی ہم سے۔ کب تک سنبھالے رکھیں ہم ان معاملات کو؟ جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ کوثر جہاں جتنا اچھا گاتی تھی، وہ اس پر بھی تو محنت کی تھی آپ نے، خرچہ بھی تو کیا تھا۔ اور تم پر کیا محنت نہیں کرتی، خرچہ نہیں کرتی؟ کیا خرچہ کرتی ہیں؟ ہر وقت تو سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے پیسوں پر۔ نہ کسی ڈھنگ کے استاد کو رکھا آج تک، نہ کبھی ہم لوگوں پر پیسہ خرچ کیا، بس گھر میں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ۔ کہاں آسمان پر پرواز کرو گی تم؟ سب لوگ ہی کرتے ہیں، ہماری کیا؟ آپ ہی ہیں جو ہمیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ہاں بھاگ دینا تم بھی میرے گھر سے، باہر نکلنا تاک لینا کسی کو، اور بسا دینا اس کا گھر۔ چھوڑیے اماں، آپ کہاں بسنے دیں گی اس کا گھر؟ اسے بھگا دیا مار مار کر، کما ہی رہی تھی آپ کے لیے، کچھ نہ کچھ تو کر رہی تھی، جان کر پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم نے کبھی ماں بن کر سوچا ہی نہیں۔ آخر اکرام بھی تو انہی کا بیٹا تھا، آپ کا نواسا تھا، انسان تھا، جو کچھ بھی تھا اس کوٹھے پر پیدا ہوا۔ اب اس کی جان کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ آخر وہ بھی ماں ہے، اس کے دل میں بھی ممتا آئی ہوگی، اپنی بچی کو لے کر نکل گئی۔ ارے مجھے منہ سے مارے جا رہی ہو؟ بس اماں، ہم اس سے زیادہ محنت نہیں کریں گے، اور سنیے ہمیں گھومنے پھرنے کا وقت بھی چاہیے۔ لڑکی تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بھی زہر دے دیجئے، وہ تو گھر سے نکل گئی، ہمیں یہی ہلاک کر دیجئے۔ شبانہ نے کہا۔ غزالہ بھی اس کے پیچھے پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی تھی۔ شمشیرہ بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سارا بخار بھول گئی تھی۔ غلام شاہ سے کہنے لگی، دیکھ رہے غلام شاہ؟ ہاں شمشیرہ بیگم، لڑکیاں سرکش ہوتی جا رہی ہیں، نہیں ہونے دوں گی انہیں سرکش۔ غلام شاہ، اپنی بھی جان دے دوں، ان کو بھی لے لوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کوٹھے پر اب رہ کیا گیا ہے؟ اب تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھی شمشیرہ بیگم اپنا سامان اٹھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی تمام باتیں ہوتی رہیں۔ اس رات غزالہ اور شبانہ کا منہ بنا ہوا تھا، حالانکہ آج اتفاق سے تماشبین زیادہ آ گئے تھے۔ پرانوں میں سے تو شاید کوئی بھی نہیں تھا، لیکن نئے لوگ آئے تھے، خصوصاً خوبصورت لباس میں ملبوس وہ خوبصورت شکل و صورت والا نوجوان، جو چہرے سے زیادہ پڑھا لکھا تو نظر نہیں آتا تھا لیکن شوقین تھا۔ گلے میں سونے کی زنجیر پہنے ہوئے، ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی، جیبیں بھی پھولی ہوئی لگ رہی تھی، بوسکی کا کرتا خوب عطر لگائے ہوئے ذرا جھجکتا ہوا آیا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوٹھوں سے اجنبی ہے، لیکن ایسے تماشبین روز آتے رہتے تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ شمشیرہ بیگم نے ایک نگاہ میں اس کا جائزہ لیا، یوں لگا جیسے ٹھیک ٹھاک ہو۔ شبانہ نے نغمہ شروع کیا، غزالہ نے رقص، اور نہ جانے کیوں دونوں نے ذرا صحیح انداز میں محفل جمائی۔ شبانہ بھی بہت اچھا گا رہی تھی اور غزالہ تو بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ ویسے بھی شوخ و شنگ لڑکی تھی، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ کوثر جہاں کے چلے جانے کے بعد بے شک اس میں کمی آ گئی تھی، آخر بہنیں تھیں، لیکن شاید ماں کی دن کی باتوں کا اثر تھا کہ دونوں نے آج بہت زیادہ محنت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان کھلنے لگا، دوسرے لوگ بھی داد دے رہے تھے، نوٹ بھی برسا رہے تھے، لیکن نوجوان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ اسے نوٹوں کی کئی گڈیاں غزالہ پر وار دی تھی، غزالہ ہی کی جانب متوجہ نظر آتا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح گزر گئی، رقص جاری رہا،
12 बज गए, बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन वो नौजवान अपने दोस्तों के साथ बैठा ही रहा था। आखिर खत्म हो तो इसने गले से सोने की जंजीर उतारी, हाथों से हीरे की अंगूठी और जेब से नोटों की गड्डियाँ, और उसके बाद इसने अपनी जगह से उठकर ये तमाम चीज़ें गजाला के कदमों में ढेर कर दी। शमशीरा बेगम को आज बहुत दिनों के बाद दिलासा हुआ था। कोई आसामी आई हुई थी। बहुत खुश होकर बोली, अरे मियाँ, ये चीज़ें तो सानवी हैसियत रखती हैं। तुमने फ़न की कदर की, हमने तुम्हारी कदर की। कौन हो? बैठो, चले जाना। मुझे तो ख़त्म हो गया, मगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान अगर कुछ देर रुक जाएं तो कुछ हर्ज नहीं होता। एक साथी ने कहा, अली शान है इनका नाम, अली शान खोकर। बहुत बड़ा कारोबार है लाहौर में, बहुत से कारखाने हैं लाहौर के आसपास। शमशीरा बेगम, हमने आपका नाम सुना था, जैसा सुना था वैसा ही पाया। बहुत अच्छी महफिल होती है आपके यहाँ, बस कदरदानों के दम से सब कुछ होता है। आपको हमारी महफिल पसंद आई, आपका शुक्रिया। गजाला देखो ज़रा, कुछ मंगो शानविया के लिए, जल्दी करो। शमशीरा बेगम की निगाहों ने भांप लिया कि नौजवान की निगाहें गजाला ही की तरफ निगरां हैं। कहने लगी, क्या नाम बताया था आपने मियाँ आपका? अली शान। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लगते भी रईसज़ादे हैं आप। अब ये बताएं कि आज अगर फिर कभी दोबारा मुंह दिखाएंगे या नहीं, या फिर हमें यूं ही तड़पते हुए छोड़ जाएंगे? नहीं नहीं, कल फिर आऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। लो, इजाज़त की बात कर रहे हो? यहाँ एक नज़र में तुमने ऐसा जादू जगा दिया कि लगता है बरसों के जाने पहचाने हो। इंतज़ार करेंगे तुम्हारा, मगर जल्दी आना, मुजरा शुरू होने से पहले। खैरों की तरह मत आना जी, बहुत बेहतर हाजिर होंगे। थोड़ी देर के बाद वो लोग रुखसत हो गए। शमशीरा बेगम ठंडी ठंडी सांसें भरने लगी। फिर उन्होंने गजाला को करीब बुला और बोली, देखो गजाला, यही हमारी ज़िंदगी होती है और इसी में हमारी ज़िंदगी है। कोई आँख का अंधा गांठ का पूरा लगता है। कुछ कर लो। वो तो कुछ ना कर सकी, इसके पास तो ऐसे ऐसे मौके है कि न जाने क्या हालत होती है हमारी। तुम ही कुछ कर लो। क्या करूँ अम्मा, बताएं। कल जल्दी आ जाएगा, इससे कहना कि रात को देर तक रुके। बस दिल लगाने के जो तरीके तुम्हें सिखाए गए हैं, इन्हीं पर अमल करना। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी, गजाला ने कहा। शमशीरा बेगम को आज खासी तसल्ली हुई और तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। अस्पताल में इकराम की हालत काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। पूरे अस्पताल के डॉक्टर नर्सों की आंखों का तारा बन गया था। हुस्न जमाल की ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने में आई थी। खुदा ने मर्दों को इतना हसीन कम ही बनाया है, जो भी देखता देखता ही रह जाता। फिर मिजाज का बहुत अच्छा, हर एक से नरमी और मोहब्बत से पेश आने वाला। गियासुद्दीन ने ड्यूटी लगा रखी थी। नादिर शाह तो बस ज़्यादा वक्त अस्पताल में ही गुजरता था। इधर चौधरी जवाद हुसैन भी इसके दीवाने थे। गियासुद्दीन हफ्ते में एक आध चक्कर लगा लेते थे। जब भी वो यहाँ आते अरशियन के साथ होती। वो खुद भी इकराम को बेपनाह चाहने लगी थी। जहाँ तक मसला शमाना का था तो हैरानकुन तरीके से लड़की मशरकी थी, जबकि यूरोपी में पैदा हुए परवरिश पाई। लेकिन एक मिसाल थी वो मशरक के लिए, दिल में बहुत कुछ छुपाए हुए लेकिन अपने आप पर मुकम्मल इख्तियार। और फिर जो मुश्किल पेश आई थी वो भी दूर हो गई। अलबत्ता चौधरी जवाद हुसैन कभी कभी ये कहते थे, भाई नादिर शाह, ये बात तो तय कि लोग बड़े ताने देंगे और हमेशा उंगलियां उठाई जाती रहेंगी, लेकिन मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता इन बातों की। सच्ची बात यह है कि अगर यहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं वापस यूरोप चले जाऊँगा, लेकिन इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। भाईजान, अल्लाह बेहतर करेगा। हम बहरहाल तकदीरों से समझौता करते हैं। देखिए, वैसे अच्छी बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में आने वाला एक नन्हा सा वजूद ये जानता है कि कब और किन हालात में तख्लीक हुई। सारे काम अल्लाह ताला के पास हैं, वो बेहतर समझता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह थी कि इकराम की हालत पहले से बेहतर होती जा रही थी। इस बार भी गियासुद्दीन आए तो निज़ामुद्दीन से लाहौरी में मुलाकात हुई और वो इनके अहले ख़ानदान भी इकराम के दीवाने थे। दूसरे तीसरे दिन आना इनका मामूल बन गया था और चैन नहीं आता था इन्हें इकराम के बगैर। बीवी से कहते थे, तुम भी सोचती होगी कि इस उम्र में दीवाना हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, शमसुद्दीन अपनी निशानी यहाँ छोड़ गया। कसूर उसका भी नहीं था। कुछ भी हो जाए इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। दुनिया ने इसे जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्लाह ने इसे क्या बनाया ये तुमने भी देख लिया। हाँ, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस बार भी जब सब मिलकर बैठे तो सोचा जाने लगा कि अब क्या किया जाए। शमसुद्दीन के पाकिस्तान आने की वजह का पता चल गया है। आपका क्या ख्याल है जवाद हुसैन? आप तो वहाँ लंदन में इससे मिलते रहते हैं। आप यकीन करें, जिस कदर बेटा बाज़र्फ है, इस तरह बाप भी कमाल की शख्सियत है। हम लोग अक्सर शमसुद्दीन का हवाला देते रहते और अपने घरों में तो कहते थे कि देखो ये है सच्चा पाकिस्तानी। इकराम जितना हसीन है, शमसुद्दीन आज भी उतना ही हसीन है। और तुम यूरोप में इन छिपकलियों के बारे में तो जानते ही हो, परवानों की तरह निसार होते इस पर, लेकिन क्या मजाल है कि इसकी निगाहों में कभी किसी के लिए कोई खोट आई हो। मजाक भी उड़ाती हैं इसका, दुश्मनी भी करती हैं, लेकिन वो भी मर्द आहन है। आज तक किसी के जाल में फंसा नहीं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि असल वाक़या क्या था। असल वाक़या ये था कि ज़हीरुद्दीन इसे ले गए थे शमशीरा बेगम के कोठे पर और वो वहाँ भटक गया। लेकिन हकीकत हाल जानता था। बाद में एहसास हुआ कि वो नहीं हो सकता जो दिल की तलब है।
یعنی کوثر جہاں کا حصول۔ اب اصولی طور پر ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے شمس الدین کو یہاں بلائے، کوثر جہاں کو بھی نہ کسی کسی کوٹھے سے حاصل کر لیا جائے اور پھر ان دونوں کا نکاح کرا دیا جائے، باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ بات چونکہ ایک اچھے مقصد کی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں کام کر لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ اور آخر کار یہ سارے معاملات طے ہو گئے، طریقہ کار بھی منتخب کر لیا گیا، طریقہ کار بھی